धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। इसराइल आजकल कुछ ज्यादा ही चर्चाओं में है। एक वजह तो उसकी है, हमेशा से ही फिलिस्तीन वालों के साथ उसका विवाद बना रहता है, या यूं कहे कि फिलिस्तीन का उसके साथ विवाद बना रहता है, और उस पूरे मामले को यहूद और मुसलमानों के बीच का झगड़ा बताकर पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनाए रखा जाता है। और दूसरा आजकल है, वहां पर वो एक कानून लाना चाह रहे हैं जुडिशरी को कंट्रोल करने के लिए। उसको लेकर भी जो तमाम इजरायली लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो इन दोनों मुसीबतों के बीच सबसे आसान तरीका मुझे लगता है बचने का, जैसे हमारे यहाँ भारत में किया जाता है वैसा ही इजराइल में किया जाता है। वैसे तो कुछ लोग ये कहते हैं कि भारत की आज की सरकार इजराइल से ही सीख रही है कि जब तमाम तरफ से घिरे हों तो कुछ भी हिंदू मुस्लिम का एजेंडा लॉन्च कर देना चाहिए। तो एक वीडियो वायरल हो रहा है इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का। उसमें वो कसम खा रहे हैं और उसमें कह रहे हैं कि वेस्ट बैंक में जो किया गया है उसका वो बदला लेंगे। अब सवाल पैदा होता है कि भैया रोजाना तो मार ही रहे हो फिलिस्तीन वालों को, तो ये अब से अलग से कसम खाने की जरूरत क्यों पेश आ रही है, और इसे कैसे देखा और समझा जा सकता है, और क्या है वो कसम खा के जो इजराइल में उनके खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे हैं उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, या वाकई में उन पर जो है असर इतना पड़ रहा है फिलिस्तीन की ओर से हो रहे हमलों का कि उसके चलते वो कसम खा के अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं तमाम सवालात के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मीडिया स्टार वर्ल्ड के संपादक मोहम्मद अहमद काजमी साहब। वो आप जानते ही अपने चैनल पे इंटरनेशनल इश्यूज पे रोजाना तमाम खबरें रखते रहते हैं, तो उनसे बेहतर कौन बता पाएगा। पर पहले समझेंगे कि वेस्ट बैंक का इलाका कौन सा है। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे एक बार फिर मौका दिया। देखिए, एक तो 1948 में जो इजराइल कायम किया गया था वो निस्बतन कम ज़मीन थी, लेकिन 67 की जो जंग हुई अरब इजराइल, उसके नतीजे में इजराइल ने और दो बड़े इलाकों पर कब्जा कर लिया, जिसमें एक तरफ वेस्ट बैंक है, जिसमें मस्जिद अल अक्सा जो मुसलमानों का तीसरा सबसे अहम मजहबी मकाम और पहला यानी क़िबला अव्वल वो वहाँ पर है, मस्जिद अल अक्सा। उस इलाके को, वो जो इलाका है जिसको जेरूसलम यहूदी कहते हैं और मुसलमान उसको अल कुद्स कहते हैं, उस शहर को, जिसके पूर्वी हिस्से में अब से पहले जो वादा किया गया था कि फिलिस्तीन अगर अलग मुल्क बनेगा तो उसकी राजधानी ईस्ट जेरूसलम होगी, तो ये पूरा इलाका वेस्ट बैंक है। रामल्ला जिसमें फिलिस्तीनी अथॉरिटी का हेडक्वार्टर है वो भी इसी इलाके में है। जनिन और कई और इलाके हैं, ये एक निस्बतन बड़ा इलाका है। दूसरा इलाका जो था कब्जा किया गया था वो था गाजा, लेकिन गाजा को बाद में हमास और उनके लोगों ने आज़ाद करा लिया था। गाजा के अंदर इजराइल का कंट्रोल नहीं है, वहाँ हमास, जिहाद इस्लामी उन लोगों का है, हमास की वहाँ पर सरकार है। तो ये दो इलाके हैं, और अब वेस्टर्न कंट्रीज अब फिलिस्तीन लफ्ज का इस्तेमाल से बचते हुए वेस्ट बैंक और गाजा का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये पूरे इलाके को जो इजराइल बना है वो पूरा फिलिस्तीन ही था। तो ये तो एक इसकी तारीखी बैकग्राउंड मैंने थोड़ी बता दी। लेकिन अभी जो ताज़ा मामला है वो ये है कि मुसलसल पिछले कम से कम एक साल में आमतौर पर वेस्ट बैंक को महमूद अब्बास के कंट्रोल वाला इलाका समझा जाता रहा है। महमूद अब्बास फिलिस्तीनियों के एजेंट हैं, इजराइलियों के एजेंट हैं, जो अमेरिका और इजराइल के लिए आसानियां मुहैया करते हैं। और यही वो ग्रुप है जो पहले पीएलओ के तौर पर ज़्यादा मशहूर था, जिसमें यासर अराफात थे। यासर अराफात भी इजराइल और अमेरिका के प्लान के हिसाब से ही उन्होंने कैंप डेविड साइन किया था, समझौता, जिसके तहत इजराइल को एक मुल्क के तौर पर उन्होंने कबूल किया था। तो ये वो ग्रुप है, और वो ये ग्रुप है कि इस वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी अथॉरिटी के हाथ में सिक्योरिटी दी हुई है, और इनकी पुलिस के जरिए इजराइल और फिलिस्तीनी अथॉरिटी की पुलिस के जरिए सिक्योरिटी एग्रीमेंट के नाम पर फिलिस्तीनियों को, जो हमास या जिहाद इस्लामी या जो इजराइल के जुल्म के खिलाफ जद्दोजहद करना चाहते हैं, उनको कुचलवाने का काम भी फिलिस्तीनी अथॉरिटी के जरिए किया जाता है। ये तो बैकग्राउंड की बात हो गई। अब मैं ये बता रहा हूं, लेकिन मैं आपको यही रोक रहा हूं।
मैं आपको रोक रहा हूं सर, एक छोटा सा सवाल यहाँ पे मैं आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि आपने यासर अराफात का और महमूद अब्बास का जिक्र करते हुए ये बताया कि ये लोग इजराइल के और जो वेस्टर्न दुनिया है उसके एजेंट हैं। ये लोग चुने हुए प्रतिनिधि माने जाते हैं, पूरी दुनिया में इनकी इज्जत की जाती है। क्या इस तरीके से इनको ऐसे बोला जाना चाहिए? नहीं, मैं आपको बता दूं, 13 साल से कोई इलेक्शन नहीं हुए। 13 साल से यही बैठे हुए हैं महमूद अब्बास, और वहां इलेक्शन नहीं हुए। और मैं दूसरी बात भी बताऊं, वेस्टर्न मीडिया प्रोजेक्ट करता है अपने प्लांटेड लोगों को दुनिया भर में। उनका तरीका, इजराइल का तरीका, वेस्टर्न कंट्रीज का तरीका, अपने चहीते लोगों को दूसरी कम्युनिटीज में लीडर बनाने का काम किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही समझ लीजिए, जब आपने यहां बात मुझे रोकी है, जिस तरह से अरशद मदनी को हिंदुस्तानी मुसलमानों का लीडर बना के पेश किया जाता है, आरएसएस का अखबार रोज छापता है, और उनसे आधी रात में मुलाकात करके अयोध्या का फैसला ले लिया जाता है। बिल्कुल उसी तरह से देखिए प्रोजेक्शन होता है मीडिया में, प्रोजेक्ट क्या किया जाता है, हकीकत क्या होती है वो हम और आप पत्रकार के तौर पर जानते हैं। तो ये अभी मैं आपको बताऊं और एक सबूत बता दूं कि ये क्यों एजेंट हैं इजराइल के। अभी पिछले दिनों इजराइल के एनएसए अमेरिका गए और अमेरिका से ये कहा कि साहब पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को मजबूत करना बहुत जरूरी है जी। तो क्या कोई दुश्मन अपने दुश्मन को मजबूत करना चाहेगा? चूंकि उनकी अथॉरिटी खत्म हो रही है। अब मैं अब ये बता दूं कि अथॉरिटी खत्म होने के निशानात क्या हैं। अभी खुद इस महमूद अब्बास वाले इलाके में, वेस्ट बैंक में, रेजिस्टेंस फोर्सेस जिसमें पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद जिसे कहा जाता है वो, और हमास, इन जैसे ग्रुप, और उनके साथ और भी हैं। एक लॉयंस डेन के नाम से एक नया ग्रुप पिछले कुछ महीनों से सामने आया है, और कई ग्रुप्स हैं जो इजराइल के जुल्म के खिलाफ जद्दोजहद करना चाहते हैं। वो अब यहां काफी एक्टिव हो गए हैं। अब महमूद अब्बास के कंट्रोल से बाहर चली गई है बात, इसलिए अब वो उनको मजबूत देखना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप इसे पलट के ऐसे भी तो देख सकते हैं कि अगर इजराइल का एनएसए अमेरिका गया और अमेरिका में जाके वो कह रहा है कि फिलिस्तीन की अथॉरिटी को मजबूत किया जाए, तो वो इसलिए कह रहा होगा ताकि फिलिस्तीन की अथॉरिटी अगर मजबूत होगी तो वहां पे जो रोजाना नए नए ग्रुप्स पैदा हो रहे हैं, जिसकी वजह से उस पूरे हिस्से में शांति स्थापित नहीं हो पा रही है, वो उसके लिए भी तो बात कर सकता है ना। अरे भाई, शांति स्थापित कैसे होगी? मेरे घर में जो है वो कुछ फौजी घुसे हुए हैं, मेरा हक नहीं होगा कि मैं उन फौजियों को बाहर निकालूं? इसमें शांति स्थापित मेरे ही ऊपर होगी मुझे मारने पर? यह क्या बात हुई? मतलब फिलिस्तीनी मरते रहें, कुचले रहें, वो शांति हो जाए, उसे शांति कैसे कह सकते हैं? बुनियादी बात यह है कि इजरायली जो फोर्सेस हैं उन्होंने कब्जा किया हुआ है। इंटरनेशनल लेवल पर यूनाइटेड नेशन में बहुत से रेजोल्यूशन आ चुके हैं कि इजराइल को इन इलाकों को खाली करना चाहिए। इजराइल यूनाइटेड नेशन की सुनता ही नहीं है, उसकी तो कोई शिकायत नहीं करते। यहां शांति स्थापित हो जाए और फिलिस्तीनी या तो मरते रहें या अपने मकान टूटते हुए देखते रहें और वो वहां से फरार होते रहें। ये कैसे मुमकिन है? मेरे घर में अगर कोई दुश्मन आ जाए तो मैं तो अपने बच्चों को बचाने के लिए जो भी मुझसे हो सकेगा उन्हें बाहर निकालने के लिए करूंगा। तो ये ठीक है, मान गया आपकी बात कि आपके घर में दुश्मन आ जा रहा है तो उनसे, दुश्मनों से बचाने के लिए बच्चों को आदमी कुछ भी करेगा, वो सब फिलिस्तीनी कर रहे हैं। लेकिन हमारा टॉपिक भटक गया, मैं वापस अपने मुद्दे पे आना चाहता हूं। तो वेस्ट बैंक में ऐसा क्या हो गया है? क्या हालत पतली है बेंजामिन नेतन्याहू की, इसलिए वो कसम खा के दिखा रहे हैं, या वो कसम खा के जो उनके खिलाफ इजराइल में विरोध चल रहा है उसको दबाने की और हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, दो चीजें एक साथ हो रही हैं। बेंजामिन नेतन्याहू चूंकि उनके अपने खिलाफ करप्शन के केसेस हैं, उन केसेस से बचने के लिए उन्होंने जुडिशियल ओवरहॉल का मामला शुरू किया। और जुडिशियल ओवरहॉल यह है कि हुकूमत के हाथ में हो सुप्रीम कोर्ट के जज कौन अपॉइंट होंगे और वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी पार्लियामेंट फैसले ले सके। तकरीबन ऐसी हालत है जैसी भारत में भी कुछ करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ तो यह है, दूसरी तरफ उनके कोalition पार्टनर इतने फार राइट विंग वाले लोग हैं कि वो किसी भी तरह से फिलिस्तीनियों को देखना नहीं चाहते। जैसे उनका नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर है बेन गवीर, वो बार बार जाकर के भड़काता है मस्जिद अल अक्सा पर और ये कहता है कि यहाँ सभी को आने का हक है, जबकि एक मुआहदे के तहत जो मस्जिद अल अक्सा है उसमें सिर्फ मुसलमानों को इबादत का हक है। और उसके मुतवल्ली जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला हैं।
अब शाह अब्दुल्ला के का हाल ये हो गया कि उनका एम्बेसडर भी वहां जाता है तो उसे रोक लिया जाता है इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस के। तो वो बेंजामिन नेतन्याहू के पास दो तीन, एक तो अपने लोगों को कंट्रोल रखना, अपनी हुकूमत बाकी रखने के लिए, दूसरी तरफ फिलिस्तीनी कैसे कंट्रोल में आएंगे जब आप उन्हें भड़काते रहेंगे। तो यह इन दोनों चीजों के बीच में हो रहा। अभी जो हालत हो रही है वो, मैं बात भटक रही थी, मैं फिर बता रहा हूं कि वेस्ट बैंक में अब जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं, जो हमास और जिहाद इस्लामी किस्म के ग्रुप्स हैं, वो एक्टिव हैं और वो इजरायली फौजियों के खिलाफ हमले अक्सर करते रहते हैं, जो अब से पहले नहीं होता था। इन हमलों के जवाब में इजरायली फोर्सेस भी जवाबी कार्रवाई करती हैं, या ये कहिए कि उनके जो रेफ्यूजी कैंप्स हैं, रेफ्यूजी कैंप्स आमतौर पर जब हमारे जहन में आता है तो ऐसा लगता है कि कहीं टेंट वेंट पड़े होंगे। ऐसा नहीं है, लेकिन तकरीबन आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे सीलमपुर में छोटे छोटे मकान, उनमें बहुत से वो हैं, वो उस तरह के रेफ्यूजी कैंप्स हैं। उन रेफ्यूजी कैंप्स में ये फौजी कार्रवाई करते हैं, उसमें लोग मारे जाते हैं। जब लोग मारे जाते हैं तो जवाबी कार्रवाई होती है। तो अभी जो बिल्कुल ताजा जो मामला है, वो परसों 19 जून को जेनिन में एक कार्रवाई की, फौजी कार्रवाई, उसमें 6 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। और उसके जवाब में कल 20 तारीख को ये 4 इजरायली मारे गए हैं रामल्ला में, वेस्ट बैंक में। ये रामल्ला वही जगह है जहां फिलिस्तीनी अथॉरिटी का हेडक्वार्टर है। इसके बाद ये कस्में खाने की कहानी आई है सामने कि वो कह रहे हैं कि हम मार देंगे और मिटा देंगे। तो बेंजामिन नेतन्याहू इस किस्म की बातें कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और डेवलपमेंट हो रहा है जो बहुत ही अहम है समझने के लिए। अभी 2 दिन पहले तेहरान में जिहाद इस्लामी के लीडर जियाद अल नखाला और हमास के लीडर जो पहले प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं इस्माइल हानिया, वो तेहरान पहुंचे हुए हैं। उनकी मीटिंग IRGC के कुछ फोर्स के बड़े लोगों से मुलाकात हुई है। वहां के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं ईरान के इस वक्त, उनका नाम है अली अकबर अहमदियान, वो उनसे मुलाकात हुई है। और उसके अलावा उन लोगों की मुलाकातें वहां के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई से, प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी से, इन सबसे मुलाकातें हुई हैं। ईरान ये कर रहा है कि इन सारे ग्रुप्स में तालमेल बिठा रहा है और तालमेल बिठा रहा है। और कल ही जियाद अल नखाला का एक इंटरव्यू एक ईरान के अरबी जबान के टीवी चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया है और उन्होंने ये कहा है कि दुनिया में ईरान तन्हा मुल्क है जो फिलिस्तीन के लिए खुलकर सपोर्ट करता है। क्या मैं आपको रोक रहा हूं थोड़ा सा। जो चाइना की दखलंदाजी फिलहाल बड़ी है गल्फ कंट्रीज में, अरब दुनिया में, और चाइना और अमेरिका के बीच एक तनातनी चलती रहती है और इसराइल के पीछे जो है अमेरिका खड़ा है। तो क्या अरब दुनिया के पीछे चाइना खड़ा होके इसराइल के सामने टक्कर देने की भी कोशिश कर रहा है और उसके लिए ईरान को चुना जा रहा है? देखिए, इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ के समझें। चीन ने ईरान और सऊदी अरब के बेहतर ताल्लुकात के लिए कोशिशें की। पहले कुछ मुलाकातें इराक की राजधानी बगदाद में, ओमान की राजधानी मस्कत में, सऊदी अरब और ईरान के बड़े ऑफिसर्स की हुई। फिर फाइनली मुलाकातें हुई वहां पर बीजिंग में, चीन की राजधानी में। वहां के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने सऊदी अरब और ईरान के सिक्योरिटी एडवाइजर्स को बुलाया और दिलचस्प बात यह है कि 5 दिन बातचीत हुई और दुनिया की किसी एजेंसी को पता नहीं चला कि इन लोगों के बीच में बातचीत हो रही है। 10 मार्च को उन्होंने ऐलान किया कि हमने डिप्लोमेटिक ताल्लुकात बहाल करने का, 2 महीने के अंदर अंदर एम्बेसियां खुल जाएंगी और हम अपना जो कारोबार है, बाकी और रिलेशंस हैं, हम उसको बहाल कर रहे हैं। तो चीन का एक रोल ये है कि इस इलाके में देखिए बहुत ही मेजर फर्क है। अमेरिका इस इलाके में अपना असर चाहता है जंगें करा करके। उसने ईरान इराक जंग कराई, उसने कुवैत वाली जंग कराई और लीबिया को तबाह कराया और सीरिया को तबाह कराया। उसके जब जहां फौजें नहीं भेजता वहां टेररिस्ट भेजता है। अमेरिका का यह तरीका है। चीन कहता है कि नहीं भाई, आपस में बातचीत करो, ताल्लुकात अच्छे बढ़ाओ, कारोबार करो और जो दुश्मनियां हैं उसे कम करो। तो अब ऐसा लग रहा है कि मिडिल ईस्ट के मुल्कों को, खासतौर पर अरब मुल्कों को, सऊदी अरब वगैरह को, ईरान को तो पहले से ही इस बात में ज्यादा
बेहतर लग रहा है कि आपसी ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए और जंगों में कुछ नहीं रखा। मैं आपसी ताल्लुकात बेहतर होने की बात नहीं पूछ रहा था, मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से इजराइल के पीछे अमेरिका खड़ा हुआ है, तो क्या अब अरब दुनिया के पीछे या ईरान के पीछे खड़े होकर चाइना जो है वो इजराइल को सबक सिखवाना चाहता है क्या, ताकि मुस्लिमों में हीरो बन जाए अपने आप को? नहीं नहीं नहीं, उसमें उसका रुख दूसरा है। उसने ये कहा है कि मैं इजराइल फिलिस्तीन मामले में मीडिएशन करने के लिए तैयार हूं। और पिछले हफ्ते महमूद अब्बास बीजिंग गए थे 3 दिन के दौरे पर। शी जिनपिंग ने मुलाकात की और ये कहा कि हम चाहते हैं कि इलाके में अमन हो, और उन्होंने इजराइल की तरफ भी बातचीत की है। तो वो बातचीत जिस तरह से सऊदी अरब और ईरान को नजदीक लाने का काम किया है, इसी तरह से वो किसी हद तक, अब वो कामयाब कितना होगा नहीं होगा वो आगे आने वाले वक्त बताएगा, और इजराइल कैसे रिएक्ट करेगा वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी चीन अपने आप को मीडिएटर के तौर पर इजराइल फिलिस्तीन मामले को हल कराने की बात कर रहा है, और उसने शुरुआत कर दी है महमूद अब्बास को बीजिंग बुला करके। चलिए, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने शुरुआत कर दी है। पहले सऊदी और ईरान में विवाद खत्म करा दिया और अब फिलिस्तीन और इजराइल में कोशिश कर रहे हैं, कितने कामयाब होंगे या नहीं। लेकिन यहाँ सवाल यही है जो मैंने शुरुआत में उठाया था कि बेंजामिन नेतन्याहू को कसम खाना, वीडियो जारी करना और मीडिया में तमाम ये संदेश जारी करवाना कि उन्होंने कसम खा ली है, यानी कहीं ना कहीं वो जबरदस्त दबाव में तो हैं, ये तो आप कहेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, देखिए बहुत जबरदस्त दबाव में है। अभी जो पिछले दिनों 5 दिन की जंग हुई है गजा और इजराइल के बीच में, जिसके 5 दिन के बाद मिस्र ने मीडिएशन करा करके सीज फायर कराया है, उस 5 दिन की जंग के बाद भी, और उससे पहले जो पिछले साल मई में 21 दिन की 11 दिन की जो जंग हुई थी मई 2021 में, उसके बाद भी इजराइल के कई फॉर्मर मोसाद के चीफ, कई फौजी सरबराह जो रह चुके हैं, वो इस बात को, और एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी एहुद बराक, वो ये कह चुके हैं कि अब ये चॉइस हमारे हाथ में नहीं है कि जंग कब शुरू हो और कब खत्म हो। अब हिजबुल्लाह और जिहाद इस्लामी, इनके पास ऐसे हथियार आ चुके हैं जिनका जवाब हमारे पास नहीं है। अभी पिछले दिनों इजराइल की तरफ से यह बात कही गई है बार बार कि हिजबुल्लाह एक दिन में 2000 रॉकेट हमारे खिलाफ फेंक सकता है, दाग सकता है। इसी तरह से हमास के पास भी नए नए किस्म के हथियार बन रहे हैं और वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि इजराइल अब वो हालत नहीं है जो आमतौर पर प्रोपेगेंडा करके ये बताया जाता था कि इजराइल की फौज को कोई नहीं हरा सकता, इजराइल किसी से डरता ही नहीं है। अब हिजबुल्लाह, हमास, जिहाद इस्लामी, इनसे वो डरता है। और मैं आपको बता दूं, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि महमूद अब्बास इजराइल के एजेंट हैं, बिल्कुल तकरीबन उसी तरह से मिस्र के जो प्रेसिडेंट हैं अब्दुल फत्ताह अल सीसी, वो भी उसी रंग के हैं। जैसे ही इजराइल की पिटाई शुरू होती है, वो फौरन मीडिएशन के तौर पर शुरू कर देते हैं इजराइल के कहने पर, और जंगबंदी करा देते हैं। और मिस्र का अपर हैंड इसलिए भी है कि गजा से सिर्फ अकेला रास्ता है रफा चौकी का, जो कनेक्ट करता है मिस्र को, और इनको जो खाने पीने की सप्लाई या सेहत मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत, वो वहां से पूरी होती है। वो मिस्र कभी कभी, बल्कि अक्सर इजराइल के कहने पर उस रास्ते को बंद कर देता है, हत्ता के अंडरग्राउंड जो सुरंगें हैं उनमें भी लोहे की दीवार खड़ी कर देता है। तो इस तरह से वो मीडिएशन करता है। चलिए, कुल मिला के ये है कि दबाव अब सारा का सारा इजराइल पर ही है। दबाव इस वक्त फिलिस्तीन पर नजर नहीं आ रहा है, और उसका सबूत भी दिखाई दे रहा है कि कस्में खाने तक की नौबत आने लगी। कस्में खाने की क्या जरूरत है, रोजाना ही मार रहे हो और इतने सालों से मारते आ रहे हो, और 56 इंच का सीना वहां भी लोग फूब फुला रहे हैं और बता रहे हैं कि हम मिटा डालेंगे और पूरी अरब दुनिया मिलकर इसराइल का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो भैया, कसम खाने की जरूरत क्या चल पड़ी है? क्या कोई बॉलीवुड की फिल्म बन रही है कि माँ की कसम खा लूंगा और सबको मार डालूंगा धर्मेंद्र की तरह? खैर, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। फिर आपसे जुड़ेंगे किसी और मुद्दे के साथ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया अपने प्रोग्राम में, बहुत बहुत शुक्रिया।